कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए या फिर नाम ऐसा हो कि काम बन जाए। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान है, उन्होंने जो काम किया है उससे उनकी खासी पहचान तो बनी ही है, लेकिन अपनी मेहनत से आज माशाल्लाह से नाम भी ऐसा बन गया है कि काम बनता है। मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स, राइटर्स और देश के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक तिग्मांशु धूलिया जी की, जिनकी एक बहुत ही थ्रिलिंग वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर जल्द ही हमें देखने के लिए मिलेगी, द ग्रेट इंडियन मर्डर। तो क्या रोमांच है इसका, इसके बारे में हम ढेर सारी बातें तो करेंगे तिग्मांशु जी से, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी नमस्कार नमस्कार। तो तिग्मांशु जी, बहुत दिलचस्पी और एक क्रेज जो है क्रिएट कर दिया है ट्रेलर ने, लेकिन मुझको ये बताइए कि ग्रेट इंडियन मर्डर है क्या? ये एक अगर आप बहुत ही उसको छोटे से दायरे में देखें तो एक मर्डर मिस्ट्री है। एक खून होता है और किसने किया उसका इन्वेस्टिगेशन है। तो इट्स अ हू डन इट। इसका नाम इसीलिए द ग्रेट इंडियन मर्डर रखा गया। हालांकि मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था ये नाम रखने में। मैंने कहा यार खुद बना रहे हो, बोल रहे हो द ग्रेट इंडियन, कभी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा। तो पर सभी लोग जो थे साथ में सबने कहा नहीं, अच्छा टाइटल है, अच्छा टाइटल है। तो यही है कि ये सिर्फ एक मर्डर से ऊपर की बात है। इसमें मर्डर करने के पीछे जो मोटिवेशंस हैं और मर्डर होने के बाद इसका जो एक डोमिनो इफेक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो काफी खतरनाक है और बहुत व्यापक है। यानी कि लाज है, सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। जैसे मर्डर मिस्ट्रीज में यूजुअली होता है कि एक लोकेशन में मर्डर होता है, फिर कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, सब यहीं रुकेंगे और सबसे तहकीकात होगी, जो होता है यूजुअली। जी जी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण है, बाहर भी जाती है पिक्चर। तो और बहुत सारे कैरेक्टर्स है, हर सोशल स्टाटा के डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्टाटा से को रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो बढ़िया है काफी मामला। जी जी, मामला तो हमें जो स्टार कास्ट है उसको ही देख के पता चल गया कि काफी अच्छा होने वाला। और वैसे भी जब भी हमें वेंजेंस पे, क्राइम पे या इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज पे कुछ देखने के लिए मिलता है, एज ऑडियंस हम हमेशा थ्रिल्ड रहते हैं। बट ये जो एक बुक है सिक्स सस्पेक्ट्स, उसकी अडेप्टेशन है, तो कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि ऑलरेडी एक बुक जो लॉन्च हो चुकी है, काफी प्रचलित भी है, उस पे एक वेब सीरीज बनाई जाए? बिकॉज जनरली लोग फिल्म्स का कॉन्सेप्ट उसको दे देते हैं, बट यहाँ पर फॉर्मेट वेब सीरीज का दिया है, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? किताब के बारे में मैंने सुन रखा था, मैंने पढ़ी नहीं थी पहले। जी जी। ऐसा नहीं था, मैंने बहुत पहले से पढ़ी थी और ये मेरा आइडिया था कि मैं बनाना चाहता हूँ। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूजुअली होता है कि जर्म जो है जिस पे बनाना है उसका आइडिया पहले मैं सोचता हूँ, फिर मैं औरों से शेयर करता हूँ, फिर वो ग्रीन लिट होता है। इसमें प्रीति सिन्हा जो प्रोड्यूसर है हमारी, उनको इस नॉवल के बारे में उन्होंने पढ़ा था और फिर उन्होंने राइट्स लिए। फिर अब हम लोग मिले तो फिर मैंने पढ़ी, तो मुझे काफी मजेदार लगी। और इसको करने के पीछे तीन चार कारण है। आपसे पहले भी कई कई लोगों ने पूछा, मैंने सबको यही जवाब दिया कि एक तो है लालच, कि भाई विकास स्वरूप साहब की किताब है, जिनकी पहली किताब पे स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म बनी थी, ऑस्कर मिला था उसे। तो तो वो लालच मुझ में भी था, मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये थी बॉस इसको तुरंत कर लो, पकड़ लो, इसको करो। फिर दूसरा है कि विकास स्वरूप साहब और मैं एक ही शहर से आते हैं, हालांकि वो बहुत सीनियर आईएफएस अभी रिटायर किए हैं, हाल फिलहाल ही रिटायर किए हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, कनाडा। और बहुत कनाडा और कई देशों के एम्बेसडर भी रहे हैं वो। और ये उनके साइड में उनकी लेख चलती रहती है। और हम दोनों एक ही शहर इलाहाबाद से आते हैं, तो मैं उनको उनके परिवार को जानता था पहले से। तो एक ये सहूलियत थी, कम से कम उनसे इंटरेक्ट करने में एक सहूलियत, एक आप कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं, तो वो था। फिर नॉवल को पढ़ते ही, जैसे कि ऐसे एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, जो आपको इंस्पायर करती है चीजें, मुझे विजुअल, अगर मैं विजुअल नहीं देख पा रहा हूँ उस मटेरियल में जो मैं चूज करना चाहता हूँ फिल्म बनाने के लिए, शो बनाने के लिए, मुझको विजुअली इंस्पायरिंग, मुझे कमरे में बैठ करके चार लोग बातें कर रहे हैं मुझसे, मुझे प्रॉब्लम होती है उससे। तो इसमें वो गुंजाइश थी एक विजुअल अपील की, एक ये बहुत बड़ा कारण था। बस यही कारण थे करने के, जिसके लिए मैंने हाँ बोली।
जी, और बुक से जब उसको हम एक सिनेमैटिक इफेक्ट पे उतारते हैं तो कई बार क्रिएटिव लिबर्टी भी ले लेते हैं, तो ऐसा इस केस में भी हुआ होगा? जी बिल्कुल, भरपूर। भरपूर। क्योंकि जैसे कि रिटन मटेरियल को जब आप विजुअल मीडियम पे आप ट्रांसलेट करते हैं, तो जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो होती है थॉट की, कि नॉवल में या किसी शॉर्ट स्टोरी में किरदार क्या सोच रहा है, वो अपने बारे में डिस्क्राइब करता है हम्म। कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो वो बहुत ही घटिया सीरियलों में होता है, जब एक्टर खुद ही बोलता है कुछ देख करके, अरे इतनी सारी दवाइयां, इन दवाइयों को मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको फेंक दूं, अच्छा मेरा हस्बैंड चुप दवाई, ऐसा कौन करता है? ये ये बैड राइटिंग है जो टेलीविजन सीरियल्स में होती है। करेक्ट। तो थॉट थॉट को ट्रांसलेट करना, पहले के पुराने मेलोड्रामेटिक नाटकों में होता था, क्या आदमी अपने थॉट के बारे में बोलता था। नाटकों में होता था, स्टेज पे खड़ा है, कहता है कि मैं बहुत विशाल एक किले के सामने खड़ा हूँ, अब तुरहियां बोल रही, होता कुछ नहीं है। लेकिन ऑडियंस काफी लीनियंट होती है थिएटर में, वो मान लेती है कि भाई पीछे पहाड़, एक बहुत बड़ा किला होगा। अब फिल्म में ये सब करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे होती जा रही है फिल्में, ना आदमी अपने थॉट को ऊंचे ऊंची आवाज में बोलता है। फिर एक एक टूल आया कि भाई हीरो का दोस्त रख दो, तो हीरो अपने मन की बात अपने दोस्त से करेगा, या हीरोइन अपनी सहेली से करेगी, ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है। वो भी बड़ा पुराना हो गया है, वो भी बहुत अच्छा लगता नहीं। तो हमने दो किरदार क्रिएट किए इसमें, जो इसमें प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा का जो कैरेक्टर है, वो नॉवल में है नहीं। ओके। नॉवल में नहीं है, और अगर इन दोनों कलाकारों को हमने चूज किया तो आप सोच सकती है कि कितना बड़ा किरदार हुआ ये। ऐसे छोटे मोटे रोल के लिए तो किया नहीं होगा क्रिएट। करेक्ट। तो हमने इसको क्रिएट किया बिकॉज नॉवल में इन्वेस्टिगेशन है नहीं। मर्डर होता है और उसमें कुछ सस्पेक्ट्स हैं, और उन सस्पेक्ट्स की जिंदगी और उनकी कहानियां, कहाँ से आए हैं, क्या है, उनके क्या मोटिव्स हैं, वो सब है। इन्वेस्टिगेशन नहीं। एंड में एक रिवील हो जाता है कि एक्चुअली इसने किया था। तो हमने कहा यार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अब एक स्टारकास्ट बनाने का भी टाइम होगा, और ये जो थॉट है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, इसको ऑडियंस तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। तो हमने ये क्रिएट किया, और कुछ चीजें और बदली जो नॉवल में थी। देखो नॉवल में हिंदुस्तान के, ये पीछे से अजान आ रही है, दिक्कत तो नहीं आती आपको? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं इस वक्त भोपाल में हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, तो ओके। तो मैं कह रहा था कि नॉवल में बहुत जो चीजें इंडिया में एक्चुअली में हुई थी, जैसे कि जैसे का लाल मर्डर केस, इस तरह के रेफरेंसेस भी थे नॉवल में। जी जी जी। अब उसमें ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है, हु किल जैसे का। करेक्ट। तो हमने वो उस तरह की थोड़ी बहुत तब्दीलियां की इसमें, तो इस तरह के चेंजेस किए बस। जी जी। अच्छा, जैसे आपने रिचा और प्रतीक की बात की, तो कई बार कोई फिल्म या सीरीज बनती है तो उसमें कास्ट होती है, फिर एक होती है स्टार कास्ट, और यहाँ पर जैसा मैंने ट्रेलर में देखा, स्टार कास्ट ही है। चाहे हम आशुतोष की बात करें, प्रतीक गांधी की बात करें, रिचा की बात करें, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इंडिविजुअली अपना अपना बहुत अच्छा मकाम बना चुके हैं। इन सबको एक धागे में पिरोकर द ग्रेट इंडियन मर्डर बनाना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया बनाने में। और ये सभी एक्टर्स क्या है कि जैसे कि मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है, तो सब ज्यादातर थिएटर से आते हैं। जी गांधी तो बहुत एक्टिव है थिएटर में, और ऋचा भी दिल्ली थिएटर से है, रघु भाई रघुवीर यादव साहब, जी। वो मेरे ड्रामा स्कूल के सीनियर हैं। शशांक अरोड़ा है, आशुतोष भी मेरा जूनियर है ड्रामा स्कूल से, आशुतोष राणा। तो इन सब के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके कॉमन रेफरेंसेस हैं लाइफ के, आप उनको बोलते बॉस ऐसा, तो थोड़ा सा समझ जाते हैं, हाँ। एक्टिंग ऐसी तो कराई जाती है, जी। या तो कर दिखा दो आप, नहीं तो आप लाइफ के रेफरेंसेस बताओ कि ऐसा होता है, याद है, हाँ हाँ हाँ, सबके। तो इन सब ने जिंदगी जी है अपने खास, अपनी एक दुनिया में जी है, रियल दुनिया में जी है। कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं है सारे एक्टर्स। तो सबका एक हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो लाइफ देखी है इन्होंने। तो ऐसे एक्टरों के साथ जो जो समझदार होते हैं, उनके साथ मजा ही आता है बस। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा थिएटर बैकग्राउंड से है, और थिएटर में बहुत इम्प्रोवाइजेशन होता है, तो मैं रिचा और प्रतीक के काफी इंटरव्यूज पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि आपने बतौर एक डायरेक्टर उनको एक लिबर्टी दी थी कि आप इम्प्रोवाइज कर सको, जिससे वो बहुत कंफर्टेबल से हो गए थे। हाँ, मैं पूरी छूट देता हूँ, मैं बहुत वर्कशॉप नहीं करता।
एक्टरों के साथ ढेर सारी रीडिंग्स और तैयारी नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं, जैसे मैंने बहुत बोला कि मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर्स, मतलब जैसे जानवर होते हैं, जब आप जानवरों को देखते हैं वो, उनके अंदर कोई इनहिबिशंस नहीं होते, कुछ भी करते हैं उनका जो, अगर जब जब वो सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, बूढ़े लोग, बच्चे, इनके अंदर इनहिबिशंस नहीं होते। इसीलिए जब आप उनको, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखिए या बच्चों को देखिए, आपको बहुत, आप उनको बहुत देर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्टर्स को ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर आप उनके साथ बहुत वर्कशॉप और बहुत रीडिंग्स और रिहर्सल करके आते हैं तो भाई बन जाते हैं। सडनली आप सेट पे आते हैं, सेट भी एक नया एनवायरनमेंट है, हम तो रियलिज्म को रिक्रिएट ही कर रहे हैं ना। करेक्ट। तो रिक्रिएट करने में मैं चाहता हूँ इम्पल्सिव हो, एकदम इंट्यूटिव हो, बहुत ज्यादा बंधे हुए ना हो। तो मैं ऐसे एक्टरों को ज्यादा तरजीह देता हूँ जो कि थिएटर से हो, कम से कम इम्प्रोवाइज करने में झिझके ना। करेक्ट, करेक्ट। और आप खुद एक मजे हुए एक्टर हैं, तो एक डायरेक्टर जब एक्टिंग के क्राफ्ट को समझता है तो वो काम आसान हो जाता होगा उसके लिए भी और उसके एक्टर्स के लिए भी। हाँ, हो तो जाता है, मेरे लिए तो हो जाता है। जी। तो हाँ, वो सहूलियत है मेरे पास एक्टिंग को समझने की। जी। अच्छा, अब जब ये शूटिंग हुई थी तो काफी टाइम पैंडेमिक का भी था जो उसके प्रोटोकॉल्स के तहत शूटिंग हुई होगी, तो कोई ऐसा कोई मेमोरेबल बिहाइंड द सीन आपको याद आता है? क्योंकि आई थिंक बहुत वक्त आप लोगों ने एक साथ बिताया, सो एक कोई बॉन्डिंग या कुछ मेमोरेबल जो शॉट से अलग था। देखिए, वो मेमोरेबल चीजें, कोई मजाकिया इंसिडेंट मैं, मुझे याद नहीं रहता, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपके सवाल का सहारा लेकर मैं जो जब बोलना चाहूंगा, प्रोड्यूसर्स को मैं बहुत ज्यादा उनकी सराहना करूंगा कि ऐसे वक्त पे इतनी बड़ी स्टार का, तो ऐसा नहीं कि हम आउटडोर गए, जैसे लोग लखनऊ गए, लखनऊ में हो गया, या चंडीगढ़ गए पूरी शूटिंग, भोपाल एक जगह कर ली। हाँ, हमने 10 सिटीज में घूमे हम लोग, 10 सिटीज में। और फिर पेंडेमिक हो गया तो फिर हमको रोकना पड़ा, फिर हमको अंडमान भी जाना था शूट ओके। करने, और अंडमान में कभी भी नाइट शूटिंग आज तक नहीं हुई है, और हमारे नाइट सीन्स थे। वो हम इसमें था कि अंडमान में जो ट्राइबल्स है, उनके साथ, ट्राइबल्स के साथ तो आप शूटिंग उनको देख भी नहीं सकते, आप वहां जा भी नहीं सकते। तो हमने सिद्धी ट्राइब्स जो है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर उधर है, वहां से 60-70 बच्चे, लड़के, लड़कियां, बूढ़े, सब तरह के लोग क्योंकि ट्राइबल विलेज दिखाना था, उनको वहां से लेकर अंडमान लेके आना। और 2 बार हुआ, एक बार हुआ और ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ गए और पता चला अंडमान निकोबार में कुछ स्टॉर्म आने वाला है, तो शूटिंग मतलब कैंसिल कर दिया, वापस सब आ गए, फिर गए दोबारा। तो प्रोड्यूसर ने इस तरह से जो उनकी, उन्होंने जिसकी, या अपने बोलते हैं ना कि पूरा दम लगा के, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, ऐसे कम प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, जी। इस शो को बनाया है। तो ये बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए, मुझको तो ऐसा आज तक कभी ऐसे प्रोड्यूसर नहीं मिले। वाह, वाह। और ये छोटे छोटे ये जैसे इंसिडेंट्स हैं जो ऑब्वियसली स्क्रीन पे हमें समझ नहीं आते, हमें दिखते भी नहीं है, बट ये जो एक्सपीरियंसेस पूरी जर्नी के आपके होते हैं तो थोड़ा हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो जानना। बट हिमांशु जी, मैं अब ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने फिल्म्स भी बनाई हैं, आपने पहले टेलीविजन के लिए सीरियल्स भी बनाए हैं, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो काफी बढ़कर आगे आ रहा है, जहां एज एन ऑडियंस भी हम काफी उसको सराह रहे हैं। तो ये दोनों मीडियम्स में, इनफैक्ट तीनों मीडियम्स की अगर मैं बात करूं, तो क्राफ्ट में कितना डिफरेंस आप महसूस करते हैं, या इट्स द सेम थिंग? आप उसको अप्रोच तो वैसे ही करते हैं जैसे कि आप, जैसे हम, जब मैं टेलीविजन कर रहा था तब ये डेली सोप्स नहीं आए थे, तो हम लोग एक एपिसोड बनाते थे, उस 3-4 दिन लगा देते थे। आजकल तो सुना एक दिन में 2-2 एपिसोड बन जाते हैं। तो उस वक्त भी, अब क्योंकि बैकग्राउंड फिल्म का था, फिल्म में असिस्ट किया था लोगों को, और फिर एज ए डायरेक्टर आए, तो वो फिल्म वाला ही डिसिप्लिन फॉलो करते थे जब टेलीविजन भी करते थे। उसके बाद जब फिल्म बनाई तो फिल्म ही बनाई। और यहाँ पे भी सेम डिसिप्लिन है, यूनिट उतनी ही बड़ी होती है, उतना ही पैसा खर्चा होता है जैसा किसी किसी फिल्म में होता है खर्चा। बट ये है क्योंकि ओटीटी में आपको समय ज्यादा मिलता है, तो, और फिल्म में आपको 2 घंटा, 2.25 घंटे की फिल्म बनानी है, तो आपका वक्त कम रहता है। तो कहानी कहने का, जो कहानी चूज भी करने का, वो मटेरियल चूज करने का, इस पे फिल्म या शो बनाया जाए, पे आपको ध्यान, इसीलिए 6 सस्पेक्ट्स को जब चूज किया गया, मुझे मालूम था ये फिल्म नहीं बन सकती, फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल है, हम्म। ये शो अच्छा बनेगा, और 2 सीजन में होगा ये। वाह। तो क्योंकि फिल्म में आपको हमेशा कहानी को पुश द प्लॉट, कहानी बढ़ाओ, कहानी बढ़ाओ। फिर हमारे यहाँ अब तो गाने कम हो गए हैं,
बड़ी फिल्मों में ही होते हैं गाने, नहीं तो फिर हमारे इंटरवल भी होता है पूरी दुनिया में, कि फिल्मों में कहीं इंटरवल नहीं होता, हमको समोसा पॉपकॉर्न भी बेचना होता है थिएटर वालों को। तो तब से पता चली यार ये इंटरवल होगा, तो हमारे पास तो हमको दो दो क्लाइमैक्स करने पड़ते हैं राइटिंग में। हमारी हिंदी फिल्मों की राइटिंग डिफरेंट है बजाय किसी दुनिया की राइटिंग से, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरवल है। तो ओटीटी पे आपके सारे ये जो बंदिशें हैं ये सब टूट जाती हैं। ओटीटी पे आपको दुनिया दिखाने का मौका मिलता है, फिल्म में दुनिया दिखाने का मौका नहीं मिलता, कहानी को आगे बढ़ाना पड़ता है हमेशा। और जे ओटीटी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, जिसकी भी शो में वो दुनिया इंटरेस्टिंग ढंग से दिखा दी गई, वो शो चलता है। करेक्ट, करेक्ट। और तिग्मांशु जी, आपने अभी आपकी जो फिल्मोग्राफी है अगर उसको देखें तो कई जॉनर्स आपने किए हैं, लेकिन कोई पसंदीदा जॉनर आपका है, या कोई एक ऐसा जॉनर या एरिया जो आप कवर करना चाहें कि हाँ इस पे अभी बनाना है? मैंने हाँ काफी की हैं, हर तरह की फिल्में की हैं। अभी कुछ है, देखिए वही है, मुझको समाज में अपना हीरो तो दिखता नहीं, तो आप ज्यादा पीरियड पे जाना चाहते हैं, पीरियड से आप हीरोज चूज करते हैं। तो अभी है कुछ चीजें हैं, मैं के आसिफ के ऊपर मैं बायोपिक बनाना चाहता हूँ, मेकिंग ऑफ मुगले आजम, के आसिफ साहब के ऊपर। मुझे पीरियड के उसमें काम करना बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं उन चीजों पे करना चाहता हूँ काम कुछ अभी। और आपकी जो जर्नी रही है तिग्मांशु जी, वो काफी इंस्पायरिंग है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो लिखना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, आप ही की तरह वर्सेटैलिटी लाना चाहते हैं। तो हमारे माध्यम से कोई मैसेज आप उनको देना चाहें तो? मैसेज में क्या, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं मैसेज दूं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है बहुत, नहीं, आप लेकिन अभी काफी इतना बड़ा हम्बल हो रहे हैं इसको लेके, बट नहीं, यकीन सच मानिए। बात है, नहीं सच बात है, क्योंकि मैसेज तो वो देता है जिसने बहुत कम गलतियां की हो लाइफ में। मैं तो हर रोज गलतियां करता हूँ, मैं क्या मैसेज दूंगा किसी को? तो बट यही ये कहना चाहूंगा, जो भी इस फील्ड में आना चाहे, ये आना चाहिए कि इसके सिर्फ ग्लैमर स्ट्रक होकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले टूटता है। और मैसेज उन्हीं को दिया जाएगा ना जो कि छोटे शहरों में हैं लोग, जिनके जिनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं, उनके लिए आप ये मैसेज सोच रही है ना। तो वो लोग, ऐसे लोग ज्यादातर बहुत ग्लैमर स्ट्रक होके आते हैं, हीरो बनना है, मतलब अब हीरो ही बनना है, सीधे सलमान खान कल बन जाओ। ऐसे लोगों के लिए मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर आप, ये बहुत स्किल्ड एरिया है, अनस्किल्ड लेबर नहीं चलता है यहाँ पे, जो भी करना है आप एक अच्छा बैकग्राउंड, एक थिएटर करके या एक फिल्म इंस्टीट्यूट में जो है वो पढ़ाई लिखाई करके इतिहास की थोड़ी समझ रख के फिर आना चाहिए। जी, करेक्ट। और फिर आएंगे तो फिर ही तिग्मांशु धूलिया भी बन पाएंगे, बिकॉज फिर आपको वो समझ होगी, और फिर जिस तरह का आप काम करेंगे तो उससे यकीनन एज ऑडियंस हमारा बहुत कमाल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच तिग्मांशु जी आपके वक्त के लिए, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन मर्डर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय।